महाराष्ट्र दिल्ली में जीत के बाद अब तमिलनाडु में भी भगवा। मोदी शाह ने जीत के लिए बनाया तगड़ा प्लान। दिल्ली से केजरीवाल को भगाने वाले मोदी शाह अब एक और बड़ा प्लान बना रहे हैं। प्लान ऐसा कि अब पूरे देश में भगवा फहराया जाए और ऐसा करने का ऐलान भी शाह ने कर दिया है, क्योंकि शाह की गरज दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद एक और जगह सुनाई दी गई, जो ये बता रही है कि अमित शाह अब एक और राज्य में भगवा झंडा गाड़ने वाले हैं, जिसकी तस्वीर जल्द सामने आएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में बीजेपी जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। ये भरोसा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र की जीत ने और बढ़ा दिया है। शाह ने कहा कि आज हमने कोयम्बटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में कार्यालयों का उद्घाटन किया। बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय सिर्फ एक ऑफिस होता होगा, जबकि हम सबके लिए कार्यालय एक मंदिर होता है, जहां से हम पार्टी का संचालन करते हैं और जीत की कहानी लिखते हैं। अमित शाह ने कहा कि 2024 में हमारे नेता पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। 2024 में हमने पहली बार ओडिशा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बनाई। लंबे समय के बाद आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हमारी चुनावी जीत ने साबित कर दिया है कि देश की जनता बीजेपी पर भरोसा करती है, और ऐसा ही तमिलनाडु की जनता भी करेगी। तमिलनाडु के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए। 2026 में हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। यह नई सरकार तमिलनाडु के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। हम राज्य में भाई भतीजावाद को खत्म कर डालेंगे। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। हम तमिलनाडु से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक है। शीर्ष विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 700 दिन बीत जाने के बाद भी वेंगीवायल कांड के दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार के मामलों में डीएमके के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री है। उनके एक नेता नौकरी के लिए पैसे लेने के मामले में फंसे हैं। दूसरे नेता मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल हैं, और तीसरे नेता पर तो आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। शाह ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि राज्य को केंद्र के हाथों अन्याय का सामना करना पड़ा है। हालांकि यूपीए और एनडीए के शासनकाल में वितरित धन की तुलना से पता चलता है कि अन्याय यूपीए शासन के दौरान हुआ था। 2024 में ही बना था 2026 वाला प्लान। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा जीत के लिए बीजेपी 2024 से ही जीत का प्लान बना रही है। जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, और इसलिए तमिलनाडु में बीजेपी पहली बार अपने पुराने साथी अन्ना द्रमुक के बगैर चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसके बाद चेन्नई से लेकर दिल्ली तक उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु में बीजेपी ने पार्टी की रणनीति को पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के हाथों में छोड़ दिया था, जिनके सिर पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। द्रविड़ राजनीति पर हावी होगी अन्नामलाई की लोकप्रियता। आईपीएस की अच्छी भली नौकरी छोड़कर सीधे द्रविड़ राजनीति के लिए विख्यात तमिलनाडु के 39 साल के अन्नामलाई ने जब से राज्य में बीजेपी की कमान संभाली है, पार्टी सत्ताधारी डीएमके जैसी पार्टी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रही है। कई दशक गुजर गए, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति पर सिर्फ द्रविड़ राजनीति ही हावी दिखी। अन्नामलाई की बढ़ती लोकप्रियता उसी कथित द्रविड़ राजनीति को उखाड़ फेंकने के संकल्पों में छिपी हुई है। द्रविड़ राजनीति पर क्यों हमलावर रहते हैं अन्नामलाई? अन्नामलाई की लोकप्रियता की एक वजह यह है कि वे राज्य की जमी जमाई द्रविड़ राजनीति के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जिस पर सिर्फ 2 दलों का कब्जा है। उनका कहना है तथाकथित द्रविड़ राजनीति का जमाना लद चुका है। जैसे यूपी के लोग जाति की राजनीति से स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ चुके हैं, तमिलनाडु के लोग
2026 में उस भ्रष्ट व्यवस्था से आगे बढ़ जाएंगे जो खुद को द्रविड़ राजनीति कहता है। किस जाति के हैं अन्नामलाई? खुद अन्नामलाई पश्चिमी तमिलनाडु से आते हैं, जहां उनकी गोंडर जाति की जनसंख्या भी 6 से 7% बताई जाती है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने न सिर्फ पिछले दिनों सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में अन्नामलाई की पदयात्रा से पूरे राज्य के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी, बल्कि द्रविड़ राजनीति के दबदबे को खत्म करने के लिए जातिगत समीकरण भी बिठाने की पूरी कोशिश की थी। डेक्कन हेराल्ड से एक वरिष्ठ पत्रकार मालन नारायण ने भी बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में पहुंचने की संभावना कहा था। एनडीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार विरोधी वोट थोक में एआईएडीएमके को ना चला जाए। ये 2024 में भी कहा गया था जब लोकसभा चुनाव हुआ था, क्योंकि अभी तक बीजेपी के साथ उसका दोबारा गठबंधन नहीं हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो बात ही कुछ और होगी। तमिलनाडु में 2024 में ही कैसे 2026 की बीजेपी ने की थी तैयारी। 3 दशक से ज्यादा तमिलनाडु को कवर करने वाले आर भगवान सिंह का कहना है बीजेपी चीफ के तौर पर अन्नामलाई ने इस द्रविड़ गढ़ में बेहतरीन राजनीतिक माहौल तैयार किया है। वे जो चाहते थे वो सब मिला है, और इससे ज्यादा की कामना नहीं की जा सकती। सिर्फ इससे कि अब उन पर मौजूदा चुनाव में बड़े स्कोर का वादा पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उनका कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ना और बीजेपी और प्रधानमंत्री के मैसेज को जमीनी स्तर पर पहुंचाकर उन्होंने पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया था। उनके मुताबिक अन्नामलाई ने अपना अंतिम लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव है। अन्नामलाई बीजेपी के लिए 2026 के लिए जमीन तैयार कर चुके हैं, और इसलिए अमित शाह तमिलनाडु में 2026 में जीत का दावा ठोक रहे हैं। क्या बीजेपी और एआईएडीएमके में फिर से होगा गठबंधन? 2024 के लोकसभा चुनाव तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख अन्नामलाई एनडीए की पूर्व सहयोगी अन्ना द्रमुक यानी एआईएडीएमके के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के सख्त खिलाफ थे। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक फेलोशिप में हिस्सा लेकर लौटे बीजेपी नेता के सुर बदले बदले महसूस हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु में जीत के लिए एआईएडीएमके का सहारा ले सकती है। दरअसल तमिलनाडु में एआईएडीएमके लंबे समय तक बीजेपी की सहयोगी रही है, लेकिन अन्नामलाई को जब से बीजेपी ने तमिलनाडु में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी, वे अपने दम पर इसको वहां खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत ही जोरदार मेहनत भी की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी को फिर भी सीटों के हिसाब से सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन हाल ही में अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के साथ तालमेल को लेकर पूछे गए सवालों पर कहा है, एआईएडीएमके के साथ गठबंधन पर फैसला लेने के लिए बहुत समय है, इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या होता है। हमारे पास राष्ट्रीय नेता है जिसके पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, जल्द हमें एक तस्वीर मिल जाएगी। तमिलनाडु में डीएमके को हटाना हमारी प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तमिलनाडु में जीत के लिए होगा गठबंधन वाला फॉर्मूला। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में जीत के लिए गठबंधन वाला फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हम सब एआईएडीएमके भी इसके लिए एकजुट होंगे या अपने गठबंधन को व्यापक और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं कहूंगा कि इन सबकी संभावनाएं हैं। यहां आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी के साथ एआईएडीएमके का गठबंधन सितंबर 2023 में ही टूट गया था, और इसके पीछे अन्नामलाई की रणनीति मुख्य वजह मानी जाती है। उन्होंने पार्टी पर हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इसके आदर्शों को भी निशाना बनाने से नहीं चुके थे। हालांकि अन्नामलाई से मिले संकेतों के बावजूद गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करने में एआईएडीएमके ने कोई देरी नहीं की। एआईएडीएमके के साथ होता गठबंधन तो ज्यादा आती सीटें। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटों पर चुनाव हुए थे। हालिया चुनाव में इन सभी सीटों पर सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। डीएमके को 22, कांग्रेस को 9, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके को 2-2 और एमडीएमके और आईयूएमएल को 1-1 सीट पर जीत मिली थी।
पड़ोसी के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की भी एक सीट पर कांग्रेस की ही जीत हुई थी। हालांकि एआईएडीएमके गठबंधन को 23%, जबकि बीजेपी गठबंधन को 18% वोट मिले थे। उधर इंडिया गठबंधन ने कुल 46% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए थे। चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अगर एआईएडीएमके और बीजेपी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा होता तो दक्षिणी राज्य की राजनीति स्थिति कुछ अलग होती। फिलहाल इस बार बीजेपी सारे समीकरणों को सेट कर चुकी है और 2026 की जीत का प्लान भी तैयार कर चुकी है। इंतजार है तो बस 2026 का, जब तमिलनाडु में बीजेपी भगवा फहराएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।